स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल में। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आज क्लासिफिकेशन करने वाले, समझेंगे क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस के ऊपर किया जा सकता है। तो बेटा, जैसे देखते हो मार्केट में बहुत सारे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, ट्रांजिस्टर, टूथपेस्ट या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कार है, स्कूटर है और किसी भी चीज की बात कर लीजिए, तो ये सारे चीज समझ में हमको आने के लिए एक क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो कोई ना कोई एक बेस बनाना होगा, बेस होगा, आधार होगा, जिसके ऊपर आप इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन कर पाए। ठीक है ना, नहीं तो पूरा समझ में ही नहीं आएगा कि इसको कौन से उसमें रखा जाए। तो इसको समझने के लिए आज क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिस है जिनके आधार पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर बेस में हम बात करें तो मोटे तौर पे हम 5 जो आधार है, द इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द 5 बेसिस, राइट। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमको उसका रॉ मटेरियल का सोर्स कहां से मिल रहा है। ठीक है ना। फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो एग्रो बेस्ड कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ इंडस्ट्रीज है जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहती है। वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, चाहे कॉटन की बात करें, वूलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर है, वो कहां से मिल रहे हैं हमको? ये इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, वी आर गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ठीक है ना। ये सारा का सारा, चाहे आपका रबर के ऊपर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसको कहां से मिला? रबर के पौधे से, प्लांट से मिल रहा है। ठीक है ना, रॉ मटेरियल। सिमिलरली कॉटन की बात कर लीजिए, वोलन की बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो वो सारा इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल हमको एग्रीकल्चर से मिलता है, वो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर? ठीक है। अभी नेक्स्ट ले लेते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो सभी इंडस्ट्रीज जिसके लिए रॉ मटेरियल हमको अर्थ क्रस्ट से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके हो रहा है। ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की लेयर्स में हमको मिनरल्स अवेलेबल हैं, और उस मिनरल्स का किसी पार्टिकुलर एक इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, उससे फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वो सारी की सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की, सीमेंट हो गया, आपके एल्युमिनियम हो गया। जैसे कि आपको पता है आयरन ओर है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कच्ची धातु क्या है जो हमको अर्थ क्रस्ट से मिलेगी? आयरन ओर। और फिर उससे हम फिनिश प्रोडक्ट क्या तैयार करेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमको आयरन और स्टील तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर? तो इसके साथ में सीमेंट है सिमिलरली, और इसी तरह से एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी हमको प्राकृतिक रूप से हम बॉक्साइट के रूप में मिलता है हमको मिनरल। ठीक है ना। और फिर बॉक्साइट से हम इसका एल्युमिनियम तैयार करते हैं। सिमिलरली अगर मशीन टूल्स है या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं? वो मिनरल के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हम 2 जगह पे बांट सकते हैं, एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, द अदर वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे चले, यहां तक क्लियर? तो ठीक है। फिर दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, कि उनका रोल किस तरह का है। देखो कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं, वो बेसिक इंडस्ट्री है, वो जहां से उसको जो हमें सामान मिल गया सीधा का सीधा कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में उससे किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है ना। तो अच्छे से समझने के लिए बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज कहलाएंगी अकॉर्डिंग टू उनके मेन रोल के हिसाब से, जो उनको जो सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। वो सारी इंडस्ट्रीज
जो अपना प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, यानी कि जो दूसरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इस प्राइमरी इंडस्ट्रीज के ऊपर निर्भर करती है। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को। फिर से देखो, एक्सट्रैक्ट किया मिनरल्स हमने आयरन ओर को, लेकिन सीधा जाकर इसका हम कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते। पहले हमको आयरन ओर से आयरन या स्टील जो तैयार करना होगा, उसके लिए एक इंडस्ट्री होगी, वो कहलाएगी प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है ना, वो कहलाएगी प्राइमरी इंडस्ट्री, जहां पे आयरन ओर को शुद्ध रूप में लाके, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आयरन शुद्ध रूप में तो मिलता नहीं है, हम उसको कुछ इम्प्योरिटीज है उसको फर्नेस करके जो ब्लास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू जाके इम्प्योरिटीज को अलग निकालते हैं, फिर आयरन की शीट तैयार होती है। और आयरन का अगर 70% से ज्यादा उसमें कंटेंट आयरन है तो उसको स्टील कहलाता है, और उससे नीचे है तो आयरन कहलाता है। अब ये आयरन और जो स्टील की शीट आपने तैयार कर दी, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए फिर रॉ मटेरियल का काम करेगी। सपोज करो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, या फिर बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल है उसकी इस्तेमाल होता है, तो वहां पर जाके उस तरह के प्रोडक्ट इनसे तैयार हो जाएंगे। क्लियर? जैसे एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट को फिर एक जगह तैयार किया जाता है एल्युमिनियम, फिर वहां पे आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां पे आपका बात कर सकते हैं मारुति प्लांट की बात करें, तो वहां पे मारुति की गाड़ी तैयार होगी, तो उसको बॉक्साइट से एक इंडस्ट्री में जाके एल्युमिनियम तैयार हुआ, ये प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाई, और फिर उस एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज, जहां पे उससे कार तैयार होती है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद करते हैं कंज्यूमर वेस्ट इंडस्ट्रीज। वो सारी इंडस्ट्रीज जहां पे फिनिश प्रोडक्ट तैयार हुआ, सीधा कंज्यूमर्स के इस्तेमाल के लिए चला गया, वो कहलाई कंज्यूमर वेस्ट इंडस्ट्रीज। जैसे टूथपेस्ट है, तैयार हो गया, हम सीधा कंज्यूमर्स उसको ले लेते हैं। शुगर है, शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, चीनी मिल के अंदर शुगर तैयार होगी, सीधा कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जिसका जो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट, वो सीधा का सीधा कंज्यूमर तक जाता है। चाहे शूइंग मशीन, सिलाई की मशीन की बात करें, वो सभी इंडस्ट्रीज कंज्यूमर वेस्ट होगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल समझ गए, बेसिक इंडस्ट्रीज और फिर उसके बाद में कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ये कैसे उसका डिसाइड करेंगे भाई छोटी है या बड़ी, राइट? तो इसका डिसाइड करने के लिए हम ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि उसमें जो पैसा लगाया है वो कितना लगा है, उसका एसेट वैल्यू कितना है उस इंडस्ट्री का। तो पहले जो क्राइटेरिया था, अभी शायद कुछ दिन में चेंज हुआ है या होने वाला है, वो ये था कि लेस देन 1 करोड़ या अप टू 1 करोड़ का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। जो टोटल एसेट उस इंडस्ट्री की अगर अप टू 1 करोड़ है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और 1 करोड़ से ऊपर है उसका एसेट का वैल्यू, तो वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, कि उसका मालिक कौन है, इसके आधार पे भी इंडस्ट्रीज को आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलो देखते हैं हमारे साथ में किस तरह से। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दो इसको 3-4 जगह हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, फिर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव, राइट? तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो सारी इंडस्ट्रीज हो गया बेटा दैट इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। वो इंडस्ट्रीज जिसकी ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास में है और उसको ऑपरेट भी गवर्नमेंट कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गया यहां तक? अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, या वो इंडस्ट्रीज जिसका मालिक कोई एक इंसान हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं उसको, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? प्राइवेट इंडस्ट्रीज। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज।
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में ही कि ज्वाइंट हो रहा है संयोग से, सहयोग से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। उसमें जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है दोनों का लगा है, प्रॉफिट जो होगा वो भी दोनों में शेयर होगा, लॉस हुआ तो भी दोनों में शेयर होगा। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी कंसिडर्ड एज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है ना। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आपकी मारुति उद्योग है, ये ज्वाइंट सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट का भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट सेक्टर का भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हो गया आपका लास्ट जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो सारी इंडस्ट्रीज होगी जो एक कॉपरेशन से चल रही है, सहयोग से चल रही है। उसका मतलब ये हुआ कि चाहे बात करें हम, जैसे कि आपने शुगर है, शुगर कहां से मिलेगा, शुगर केन से मिलेगी, ठीक है ना। तो शुगर केन यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो उसकी बिजाई कर रहा है, खेत का मालिक है, वो भी इसमें हिस्सेदार होगा। फिर उसको सप्लाई करने वाला, कारखाने तक ले जाने वाला, वो भी उसमें सप्लायर भी हिस्सेदार है। और फिर वो मिल भी, मिल का जो मालिक है वो भी। ऐसे वाली जो इंडस्ट्रीज है वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाएंगी, ठीक है। तो जिसके अंदर प्रोडक्शन करने वाला, सप्लायर और फिर जो इंडस्ट्री का मालिक है, तीनों हिस्सेदार होते हैं, वो सभी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। महाराष्ट्र में इसका अच्छा एग्जांपल है, जो महाराष्ट्र की चीनी मिल है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है। फिर लास्ट में हम लेते हैं ऑन द बेस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, कि किसी भी इंडस्ट्रीज को हम उसका वेट, जो रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, उसके आधार पर भी हम, उसके वजन के आधार के ऊपर भी इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे भाई, आपकी एक तो हैवी इंडस्ट्रीज हो गई जिसमें आप काफी वेटी बल्कि जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, तो अपने आप में आयरन एक काफी वेट होता है, तो दिस इंडस्ट्रीज विल बी कंसीडर्ड एज हैवी इंडस्ट्रीज। और इसके दूसरी तरफ देखें, वो सारी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा वेट नहीं रखता है, बहुत ज्यादा बल्क नहीं रखता है, वो सारी की सारी लाइट इंडस्ट्रीज कहलाएंगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में मैं आशा करता हूं कि आप सबको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर किसी तरह का डाउट नहीं होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।